बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी क्लास में खुशामदीद स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में जो बायोलॉजी का हमारा सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ये हमने स्टार्ट किया था और इसमें हमने कुछ बेसिक बातें पढ़ी थी। थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर जब हमने शुरू किया था तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि केमिस्ट्री में जो हमारी केमिस्ट्री होती है उसमें दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं। एक कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक कहलाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम ऐसे ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी होता है। कार्बन मेन एलिमेंट होता है और हाइड्रोजन उससे जुड़ा हुआ होता है कोवलेंट बॉन्ड के जरिए। ऐसे ऐसे तमाम कंपाउंड्स को जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन आपको लाजमी मिलेगा, ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत सारे, जैसे ग्लूकोज जो है, मीथेन गैस है, इथेन गैस है, इथीन है, इथाइन है, बहुत सारे आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दुनिया में मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने नीचे लिखी हुई है, आप देख लें। तीनों मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको कार्बन और हाइड्रोजन दोनों दिख रहा है। उसके अलावा जितने भी ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें या तो कार्बन नहीं होता या हाइड्रोजन नहीं होता या दोनों ही नहीं होते, ऐसे कंपाउंड्स को आप कहते हो इनऑर्गेनिक। यानी जो ऑर्गेनिक नहीं होते ना, वो इनऑर्गेनिक होते हैं। मिसाल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को आप देखें, कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है। वाटर के मॉलिक्यूल को आप देखें, हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है। और HCl में देखें आप, हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है। तो ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स जिनमें या तो कार्बन एब्सेंट होता है या हाइड्रोजन एब्सेंट होता है या दोनों ही एब्सेंट होते हैं, उनको हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। बायोलॉजी में हमारा जो पढ़ाई घूमेगी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के गिर्द घूमेगी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है हमारे हमारे जिस्म के अंदर ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही पाया जाता है। फिर मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है, केमिस्ट्री की ब्रांच है ये। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ना जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। ये दोनों बहरहाल केमिस्ट्री की ब्रांचेस है। तो अगर आप खाली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ोगे तो ये कहलाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और खाली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ोगे आप तो ये कहलाएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद हमने अपने चैप्टर के नाम पर बात की थी। चैप्टर का नाम था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो ये होते क्या है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स? इनको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, इनको आप बायोकेमिकल्स भी कहते हैं। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। यानी वो तमाम कंपाउंड्स, वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादातर होते हैं, वो तमाम कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिले आपको, जो जानदारों के अंदर मिलता है, उनको आप कहते हो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लिक एसिड, बेताशा है। ये तमाम मॉलिक्यूल्स जो मैंने आपके सामने अभी नाम बोले हैं, ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलते हैं। इनको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना ये कहलाता है बायोकेमिस्ट्री। बायो की वो ब्रांच जिसमें हम सिर्फ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ें, उसको आप कहते हो बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की भी ब्रांच है और बायोलॉजी की भी ब्रांच होती है। तो हमने इस चीज पर अपनी स्टडी को फोकस रखना होता है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। हम कोई पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं पढ़ते, हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, हम बायो पढ़ रहे हैं। तो हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ते, हम सिर्फ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं बायोलॉजी में। यानी वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, उनको हम पढ़ेंगे और उनकी स्टडी कहलाती है बायोकेमिस्ट्री। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन सा मॉलिक्यूल पाया जाता है जिनको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं, उसके लिए हमने अपने सेल को झांका था। सेल जो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से बने हुए होते हैं। किसी में एक सेल होता है, किसी में बेतहाशा सेल होते हैं, किसी में सेल वॉल वाला होता है, किसी में बगैर सेल वॉल वाला होता है, बेतहाशा सेल होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि एक सेल के अंदर 3 तो बेसिक पार्ट लाजमी होंगे, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। बाकी प्लांट, एल्गी, बैक्टीरिया और फंगस, इनके सेल्स में एक और चीज मौजूद होती है जिसको आप कहते हो सेल वॉल, बिल्कुल बाहर होती है। चौथे चैप्टर में हम इस सेल के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन से पार्ट्स हैं। हम यहाँ नहीं पढ़ रहे इसको डिटेल में। तो हमारे पास जो एनिमल सेल्स होते हैं, हमारे जो सेल्स होते हैं, इनमें ये 3 पार्ट आपको मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। और प्लांट, एल्गी, बैक्टीरिया, फंगस में ये चारों मिलते हैं आपको। सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, साइटोप्लाज्म भी होती है, न्यूक्लियस भी होता है। तो सेल वॉल को तो अभी हम हटा देते हैं इसको। हम सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस देखें तो ये सेल है आपके सामने। इस सेल की जो बाउंड्री होती है उसको आप कहते हो सेल मेम्ब्रेन। बीच में जो आपको गोल बॉडी नजर आ रही है इसको आप कहते हो न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी ये सेल बच गया, इसको आप कहते हो साइटोप्लाज्म। तो ये हो गया आपकी बाउंड्री, सेल मेम्ब्रेन।
तो ये तमाम पोर्शन जो है सेल का ये कहलाएगा साइटोप्लाज्म, और जो सेंटर में न्यूक्लियस है इसको आप कहते हो, ये जो सेंटर में गोल बॉडी इसको आप कहते हो न्यूक्लियस। अच्छा, अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? बायोलॉजी में ये वर्ड बहुत आता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? अगर आप ये साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस के अंदर का जेली वाला मटेरियल होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है, इन दोनों को कंबाइन कर लें तो ये कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। यानी कि आप ये न्यूक्लियस के अंदर देख रहे हैं, इस गोल्ड बॉर्डर के अंदर आपको जितना भी ये अंदर मटेरियल नजर आ रहा है, ये प्लस ये बाहर वाला सारा मटेरियल, या सीधी जबान में बोले अगर हम सेल में से मेम्ब्रेन हटा दें, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको आप हटा दें, तो जो बाकी सेल बच जाएगा आपका, उसको आप कहते हो प्रोटोप्लाज्म। तो हमारे पास प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर समझ लो सबसे ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ सेल प्रोटोप्लाज्म के अलावा क्या है आपके पास? सेल मेम्ब्रेन है। तो हम प्रोटोप्लाज्म को देखते हैं कि प्रोटोप्लाज्म में कौन कौन सा मॉलिक्यूल पाया जाता है, क्योंकि पूरा सेल का 99% जो है वो प्रोटोप्लाज्म पर मुश्तमिल है। बहरहाल इस सेल की मजीद डिटेल, ये इसका पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास पूरा एक चैप्टर है, हम उसमें इसको पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ प्रोटोप्लाज्म और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पर बात करनी है, तो हम इस सेल को तो बाद में पढ़ेंगे, चैप्टर आगे आएगा उसमें हम पढ़ लेंगे। तो अब हम प्रोटोप्लाज्म में देखते हैं कि हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, फिर उन्हीं को हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहेंगे। तो हम प्रोटोप्लाज्म को अगर हम देखें तो हमारा जो प्रोटोप्लाज्म होता है, पहली बात उसमें 70 से लेके 90% पानी मौजूद होता है। डिपेंड करता है सेल पर, कुछ सेल्स होते हैं जिनमें 70% होता है, कुछ होते हैं जिनमें 90% होता है। प्लांट के जो लीफ वाले सेल्स होते हैं उनमें 90% के करीब वो होता है वाटर। फ्लावर वगैरह के जो सेल्स होते हैं उनमें 70% के करीब वाटर होता है। तो हमारे पास प्रोटोप्लाज्म में सबसे बड़ा मॉलिक्यूल क्या हो गया? वाटर, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म का 90% वाटर से बना हुआ है। तो पहला बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल मुझे मिल गया, विच इज वाटर। वाटर इज द मेजर कंपाउंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल का सबसे मेजर चीज होती है वाटर। 90% जो आपका प्रोटोप्लाज्म है वो पानी से बना हुआ है। अच्छा, अब 90% पानी से बना हुआ है, तो वो जो बच गया 10%, प्रोटोप्लाज्म का 90% है पानी, तो जो 10% बच रहा है उस 10% को हम कहते हैं ड्राई मास। और ड्राई मास के अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये नाम लिखेंगे आपके पास। तो हमारे पास प्रोटोप्लाज्म में 90% है पानी, और जो 10% है वो ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। इन सारे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं ड्राई मास। कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, मिनरल्स, और फिर दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि विटामिन वगैरह। अब इस ड्राई मास में ये जो 10% मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं, ये प्लस ये वाला वाटर, दे आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ये हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इनमें से अगर हम देखें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के तनाजुल में देखें, तो खाली ये जो मिनरल है और ये जो वाटर है, ये दोनों इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, बाकी तमाम जितने भी हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स और विटामिन, ये सारे ऑर्गेनिक होते हैं। तो यूं हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात करी थी, क्योंकि जितने भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है उसमें ज्यादातर शेयर किसका है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का है। तो हमारे पास जो प्रोटोप्लाज्म होता है, सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है, उसमें 90% तो होता है पानी, और जो 10% ड्राई मास होता है उसके अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे, सारे मॉलिक्यूल्स को एक एक। बस ये विटामिन और मिनरल नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ये जो मेजर है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स और न्यूक्लिक एसिड, इन चारों पांचों को हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये हमारे पास प्रोटोप्लाज्म की कंपोजिशन होती है, 90% पानी और 10% ड्राई मास। ड्राई मास में कौन कौन सा मॉलिक्यूल है? ये सारा मॉलिक्यूल है। एटम्स के अतबार से अगर हम देखें तो ये जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें अगर हम देखें कौन कौन से एटम है, तो सबसे ज्यादा ये 6 एटम्स पाए जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। ये 6 एलिमेंट्स आपके पास ऐसे हैं जिन्होंने आपके इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को 98% बनाया हुआ है। यानी इन तमाम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में 98% आपको कौन सा एटम एलिमेंट मिलेगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। बाकी 2% दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं, सोडियम, क्लोरीन टाइप के। तो अगर हम मॉलिक्यूल्स के तबार से देखें तो प्रोटोप्लाज्म में ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर हम एटम्स के तबार से देखें तो प्रोटोप्लाज्म में ये सारे मेजर एटम्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। ठीक है, तो हमने अब अपनी बात को कंक्लूड किया क्या, कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सा, प्रोटोप्लाज्म में कौन कौन सा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है? वाटर है जो कि तकरीबन 70 से 90% है,
प्रोटीन होता है तकरीबन 18%, कार्बोहाइड्रेट होता है 4%, लिपिड्स होते हैं 3%, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स और मुख्तलिफ सेल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। विटामिन होते हैं 2 से 3%, न्यूक्लिक एसिड होते हैं 2% और 1% होता है मिनरल। ये सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है जिसमें से हम वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स और ये न्यूक्लिक एसिड, इनकी स्टडी इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है? वाटर, 70 to 90%। फिर अगर हम ड्राई मास वाले मॉलिक्यूल्स की बात करें, ड्राई मास वाले जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा होता है प्रोटीन। प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है, सबसे मेन चीज होती है प्रोटीन, गोश्त जिसको आप कहते हो। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है वो है कार्बोहाइड्रेट, ड्राई मास की बात हो रही है। तो अगर हम रैंकिंग दें तो ये रैंकिंग में हुआ है, सबसे ज्यादा आपको कौन सा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल मिल रहा है? पानी। क्यों? क्योंकि पानी का काम भी बहुत सारा है, अभी हम वो पढ़ेंगे। फिर दूसरे नंबर पे होता है प्रोटीन, फिर तीसरे नंबर पे होता है कार्बोहाइड्रेट, चौथे नंबर पे होता है लिपिड। इसलिए हम इन चार को मेजर मानते हैं, वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। बाकी सारे ये चिल्लड़ है, 4 आने 8 आने, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे 4 आने 8 आने। तो अब हम एक एक करके स्टडी करते हैं। देन वी हैव टू मूव ऑन टू वाटर। सबसे ज्यादा अबंडेंट पाया जाता है ये वाला वाटर मॉलिक्यूल विच इज 70 to 90% इन द प्रोटोप्लाज्म। एक लिविंग सेल के अंदर 70 से 90% पानी है। यानी अगर हम एक लिविंग सेल के अंदर से पानी हटा दें तो सिर्फ वो सेल रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा? 10% रह जाएगा, मर जाएगा। सिर्फ 10% रह जाएगा, मर जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है ना बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, वो है वाटर। कितना है? सेल के अंदर तकरीबन 70 से 90% पाया जाता है। दूसरी बात, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी इसमें इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, पता होगा, H2O, कार्बन मिसिंग है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, बस कार्बन नहीं है। इसकी अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें वाटर का, तो इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया। इसका फॉर्मूला क्या है? कहाँ गया ये? इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया? H2O, यानी कि एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। ये रहा ऑक्सीजन का एटम, और ये रहा एक हाइड्रोजन का एटम, और ये रहा दूसरा हाइड्रोजन का एटम। ऑक्सीजन का एटम जरा साइज में बड़ा होता है, हाइड्रोजन का एटम जो है वो जरा छोटा होता है। तो बीच में आपके ऑक्सीजन का सेंटर मेन एलिमेंट होता है ऑक्सीजन, और उससे दोनों हाइड्रोजन के एटम्स जुड़े हुए होते हैं कोवलेंट बॉन्ड के जरिए। ये एक वाटर मॉलिक्यूल है। अब उसके अंदर जो है मैंने आपको बताया भी था, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो पेयर होता है वो अनइक्वल शेयर हो रहा होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे एक चार्ज आ जाता है। ऑक्सीजन पे आता है नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे आते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यूं आप देखें कि ये जो पूरा वाटर का मॉलिक्यूल है इसमें 2 पोल बन रहे हैं, एक ये ऑक्सीजन वाला नेगेटिव पोल और एक हाइड्रोजन वाला पॉजिटिव पोल। इसको हम कहते हैं डाइपोल। डाइपोल का मतलब 2 पोल। तो आप वाटर मॉलिक्यूल में देख लें, वाटर मॉलिक्यूल में 2 पोल बन रहे हैं, एक नेगेटिव का पोल है और एक पॉजिटिव का पोल है। उसके बाद क्या होता है, मुख्तलिफ वाटर मॉलिक्यूल्स में ये जो चार्जेस आ जाते हैं ना, माइनस प्लस, इसकी वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में भी एक दूसरे को जोड़ देते हैं। किस बॉन्ड के जरिए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए। तो वाटर मॉलिक्यूल में हमें 2 तरह के बॉन्ड मिलते हैं। एक ये वाला बॉन्ड है, ये वाला कोवलेंट बॉन्ड, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान हुआ है, इसको आप कहते हो कोवलेंट बॉन्ड, सी फॉर कोवलेंट बॉन्ड। उसके अलावा एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ होता है इस बॉन्ड के जरिए, जिसको आप कहते हो हाइड्रोजन बॉन्ड। इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वाटर बड़ा मजबूत हो जाता है। ये याद रखिएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह वगैरह, ये सारा तो पिछली क्लास का था। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वाटर की इंपॉर्टेंस का। क्यों अल्लाह ने 70 से 90% दिया हमारे सेल के अंदर पानी? भाई ऐसा क्या है वाटर के अंदर? इतना सिंपल से तो कंपाउंड है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। पहली बात ये याद रखिएगा, ऑल लाइफ एक्टिविटीज विच आर अकरिंग इन सेल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हमारे सेल के अंदर जितना भी काम हो रहा है, जितने भी आपने 9th में बायो पढ़ी हुई है, आपका सेल सुकून से नहीं बैठा हुआ होता। आपके सेल्स के अंदर बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। आपके एंडोप्लाज्म सेल के अंदर चीजें एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती हैं, खाना टूट रहा होता है, एनर्जी निकल रही होती है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स टूटकर छोटे हो रहे होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जोड़कर बड़े हो रहे होते हैं। आपके सेल में बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, हम उनको कहते हैं लाइफ एक्टिविटीज हैं वो, क्योंकि उनकी वजह से आपका सेल जिंदा है, और सेल जिंदा होने की वजह से आप जिंदा हो। अगर हमारे सेल ये काम करना बंद कर दे, मुर्दा हो जाएंगे, और मुर्दा सेल पे फिर हम भी मुर्दा हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो हमारे सेल्स के अंदर बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, यकीन माने वो तमाम काम पानी की मौजूदगी में हो रहे हैं, बगैर पानी के वो काम हो नहीं सकते। मैं मिसाल देता हूं आपको,
आप मिसाल के तौर पे मैं आपसे बोलूं जी कि ये एक लोहे का टुकड़ा दे दूं मैं आपको और कहूं आप इसको उधर से उधर ले जाओ, आप इसको रगड़ोगे, मुश्किल होगी। लेकिन अगर आप पानी डाल दें, आराम से बह के निकल जाएगा। होता है ना, आप पानी डाल देंगे, बह जाएगा और दूसरी तरफ चले जाएगा। पानी की वजह से चीजें आराम से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। हमारे सेल के अंदर चीजें जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती हैं, पानी की वजह से जा रही हैं, पानी में डिजोल्व हो जाती हैं, इजीली पहुंच जाती हैं। तो हमारे अभी और भी मैं आपको फंक्शन बता रहा हूँ, ये सारे लिखे हैं। याद रखिएगा, हमारे सेल में 70 से 90% पानी अल्लाह ने क्यों दिया हुआ है? क्योंकि हमारे सेल में जितना भी काम हो रहा है, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, वो वाटर की मौजूदगी में ही हो सकती हैं। बगैर वाटर की मौजूदगी में वो नहीं हो सकती। इसलिए अल्लाह ने हमारे सेल में ज्यादा पानी दिया है, ताकि तमाम सेल्स अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके। दीगर फंक्शंस क्या है और दूसरे फंक्शंस क्या है वाटर के? सबसे पहली बात, बेस्ट सॉल्वेंट। देखिए, मैंने आपको जब लास्ट क्लास में ये पढ़ाया था, आपको हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, वाटर का जो मॉलिक्यूल समझाया था, तो मैंने आपको कहा था ये पोलर होता है। पोलर होता है। पोलर मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जिनमें ये साइन आ जाते हैं, माइनस और ये प्लस वाले, पार्शियल डायपोल जो हो जाता है। तो जो मॉलिक्यूल डायपोल हो जाता है, जिसमें नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उस मॉलिक्यूल को आप कहते हो पोलर। और पोलर मॉलिक्यूल की खास बात ये होती है, खास करके ये वाटर जो है पोलर मॉलिक्यूल है, तो पोलर मॉलिक्यूल की खास बात ये होती है कि ये अपने अंदर पोलर चीजों को डिसॉल्व कर सकता है, आयोनिक चीजों को डिसॉल्व कर सकता है, और नॉन पोलर को भी डिसॉल्व कर सकता है। हो गया ना बेस्ट सॉल्वेंट। आपको पता है कि हम नमक पानी में डालते हैं, वो डिसॉल्व हो जाता है, तो वो नमक को आप सॉल्यूट कहते हो, और जो पानी जिसमें चीजें डिसॉल्व होती है उसका आप सॉल्वेंट कहते हो। अगर हमारे पास अल्लाह ने पानी के बजाय कोई, हमारे जिस्म के अंदर पानी के बजाय कोई ऐसा कंपाउंड डाल देता ना जो नॉन पोलर होता, तो नॉन पोलर खाली अपने अंदर सिर्फ नॉन पोलर चीजों को ही डिसॉल्व कर सकता है, बस। पोलर को डिसॉल्व नहीं कर सकता, आयोनिक को डिसॉल्व नहीं कर सकता। यानी हमारे सेल के अंदर मखसूस चीजें जा सकती थी, हमारे जिस्म के अंदर जो नॉन पोलर चीजें जाती, सिर्फ वही डिसॉल्व हो सकती थी। गड़बड़ हो जाती। हम बहुत सी कम चीजें खा रहे होते, हम नॉन पोलर चीजें खा रहे होते। तो अल्लाह ने हमारे जिस्म के अंदर ऐसा मॉलिक्यूल रखा है जो पोलर है, और पोलर होने की वजह से वाटर का पोलरपन जो है, भोलापन नहीं, पोलरपन जो है वाटर का, इसकी वजह से क्या होता है, वाटर अपने अंदर आयोनिक कंपाउंड्स को भी डिसॉल्व कर लेता है, पोलर को भी डिसॉल्व कर लेता है, और बहुत सारे नॉन पोलर को भी डिसॉल्व कर लेता है। ये 3 कैटेगरी होती है कंपाउंड की, आयोनिक, पोलर या नॉन पोलर। तो अब वाटर क्या हो गया, वाटर जो है अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा आयोनिक कंपाउंड्स को भी, पोलर को भी, और बहुत सारे नॉन पोलर्स को भी। सारे नॉन पोलर नहीं, ये याद रखिएगा, सारे भी नहीं कह रहा मैं, ज्यादातर। आयोनिक तो सारे डिसॉल्व हो जाएंगे, पोलर भी सारे डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि वाटर पोलर है तो पोलर से डिसॉल्व हो जाता है। आयोनिक जो है वो भी पोलर में डिसॉल्व हो जाता है, और ज्यादातर नॉन पोलर को भी डिसॉल्व कर लेता है। तो आपके सेल के अंदर वाटर के नाम से एक ऐसी चीज मौजूद है जो बेशतर कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इट इज बेस्ट सॉल्वेंट। तो अब हमारे सेल के अंदर जो भी चीजें बनती है ना, आयोनिक बनेंगी, वो भी इस पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगी और एक जगह से दूसरी जगह आराम से चली जाएंगी। पोलर चीजें बनेंगी, अगर हमारे सेल में पोलर कंपाउंड बनेंगे, वो भी पानी के अंदर आराम से डिसॉल्व हो जाएंगे और एक जगह से दूसरी जगह चलेंगे। और बहुत सारे नॉन पोलर जो बनेंगे वो भी आराम से डिसॉल्व होंगे और चले जाएंगे। यही वजह है कार्बोहाइड्रेट पोलर होता है, ये जो है लिपिड पोलर है, ये जो है क्या नाम है, प्रोटीन जो है ये भी पोलर है, आराम से डिसॉल्व हो जाते हैं। विटामिन, बहुत सारे मिनरल्स हैं आपके नॉन पोलर हैं, लेकिन पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। बहुत सारे विटामिन है पोलर है, डिसॉल्व हो जाते हैं। बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स आपको आयोनिक भी मिलेंगे, पोलर भी मिलेंगे और नॉन पोलर भी मिलेंगे, इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि आपके जिस्म में बेस्ट सॉल्वेंट रखा हुआ है। तो पहला जो वाटर का काम है वो ये है कि वाटर का ये जो पोलरपन है, इसकी वजह से क्या होता है, वाटर अपने अंदर आयोनिक कंपाउंड्स को भी डिसॉल्व कर लेता है, पोलर को भी डिसॉल्व कर लेता है, और नॉन पोलर को भी डिसॉल्व कर लेता है। यानी आप यूं कह लें 90% चीजों को डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर। तो इस वजह से हमारे सेल में जो भी चीजें, जो भी कंपाउंड्स तैयार हो रहे होते हैं, वो वाटर के अंदर आराम से डिसॉल्व हो जाते हैं और एक जगह से दूसरी का आराम से ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है चीजों की। डिसॉल्व पन में कोई नहीं आता, रुकावट नहीं आती। एक तो ये काम हो गया। दूसरा वाटर का काम है, इट हैज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो ज्यादा होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसको कहते हैं, कि अगर आप किसी चीज का 1 ग्राम मास ले लें और उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप टेम्परेचर बनाना चाहते हैं तो कितनी हीट चाहिए,
मिसाल के तौर पे आपने पानी ले लिया, 1 ग्राम पानी, और उसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर आप 11 करना चाह रहे हैं तो कितनी हीट चाहिए? 11 है तो 12 करना चाह रहे हैं, कितनी हीट चाहिए? इसको आप कहते हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 ग्राम, अगर आपके पास में 1 ग्राम लोहा है, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर आपको बढ़ाना है, तो कितनी हीट चाहिए? इसको आप कहते हो स्पेसिफिक हीट। वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। ज्यादा का मतलब ये हो गया कि पानी ज्यादा टेम्परेचर लेकर गर्म होगा। ज्यादा टेम्परेचर दोगे, ये सारी फिजिक्स की टर्म्स हैं, केमिस्ट्री की टर्म्स हैं भाई। आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री और फिजिक्स की में स्ट्रांग होना पड़ता है यहाँ पर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलें। ये क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। 1 ग्राम भी लिखना, ऑफ 1 ग्राम बाय 1 डिग्री। किसी भी मटेरियल का अगर मैं 1 ग्राम ले लूं और उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहा हूं, तो मुझे जितनी हीट चाहिए होगी उसको आप कहते हो स्पेसिफिक हीट। जिस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट हाइयर होगी, हाइयर स्पेसिफिक हीट, तो वो जो है ज्यादा देर से गर्म होगा, ज्यादा देर से गर्म होगा। और उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, इसका मतलब है उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा गर्मी चाहिए, तो जाके उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, यानी पानी को आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो ये गर्म होना शुरू होता है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर दोगे, हाई अमाउंट दोगे हीट का, तो इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा, इसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। अब इससे फायदा क्या होगा? अगर वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, अगर पानी को गर्म करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ज्यादा हीट चाहिए होती है, इसका फायदा क्या है? हमारे सेल में जो मौजूद पानी है वो हमारे नॉर्मल टेम्परेचर की वजह से खत्म नहीं हो रहा। आप जानते हैं, आपका अगर आप मिसाल के तौर पे पानी की स्पेसिफिक हीट कम होती फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही कम होती मिसाल के तौर पे, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो गर्मी में टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हमारा तो पानी एवेपोरेट हो जाता, उड़ जाता, खत्म हो जाता। ऐसा नहीं हो रहा। तो याद रखिएगा, वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, यानी कि पानी जो है वो ज्यादा हीट लेगा तो जाके गर्म होता है। अब इससे फायदा ये हो रहा है कि हमारे इर्द गिर्द गर्मी बढ़ जाती है तो भी पानी गर्म नहीं होता हमारे सेल का। गर्मी बढ़ गई तो भी हमारा पानी गर्म नहीं हो रहा, क्योंकि उसको तो बहुत ज्यादा हीट चाहिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड दोगे तो जाके उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इतना तो नहीं होता हमारा टेम्परेचर। तो स्पेसिफिक हीट हाई है इसकी जी। वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या है? हाई, यानी कि पानी को ज्यादा एनर्जी देंगे तो ये गर्म होगा। और इसका फायदा क्या है? हमारे इर्द गिर्द माहौल में, एनवायरमेंट में, सेल के एनवायरमेंट में अगर टेम्परेचर बढ़ भी जाता है तो भी पानी गर्म नहीं होता। पानी जो है वो नॉर्मली रहता है, इसलिए आपके सेल में पानी रहता है। अगर हमारे सेल के अंदर पानी की स्पेसिफिक हीट फॉर एग्जाम्पल कम होती, तो क्या होता है जी? सेल के इर्द गिर्द अगर टेम्परेचर बढ़ता तो पानी गर्म हो जाता, और पानी गर्म हो जाता तो आपको पता है हाई टेम्परेचर पे सेल एक्टिविटीज बंद हो जाती है, सेल अपना काम करना बंद कर देता, सेल मर जाता। तो ये दूसरा फायदा है कि पानी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, जिसकी वजह से सेल पर टेम्परेचर का असर नहीं हो रहा होता। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं वेपर्स बनने के लिए कितनी हीट चाहिए। आप अगर पानी को गर्म करो तो आपको नजर आता है उसमें से भाप निकलना शुरू हो जाती है, यानी वाटर गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, इसको आप कहते हो वेपोराइजेशन। तो ये वाटर को वेपर्स बनने में जितनी हीट चाहिए होती है उसको आप कहते हो हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये भी पानी की ज्यादा है। पानी को बहुत ज्यादा हीट दोगे तो ये वेपर बनेगा, वही फायदा है। इससे फायदा क्या हो रहा है कि आपके सेल के अंदर जो पानी है उसको बहुत ज्यादा हीट मिलेगी तो जाके वो वेपर बन के गायब हो जाएगा। इतनी हीट हमारे माहौल में नहीं होती है, इसलिए हमारा पानी जो है वो वेपर्स नहीं बन रहा। अगर हमारे वाटर की, हमारे सेल के अंदर पानी की हीट ऑफ वेपोराइजेशन कम होती, फॉर एग्जांपल कम होती, तो क्या होता है जी? थोड़े से टेम्परेचर के अंदर हमारे सेल का पानी वेपर्स बन के उड़ जाता। जरा सी गर्मी होती और हमारे सेल का पानी वेपर्स बन के उड़ जाता और हमारा सेल खाली हो जाता, 90% पानी वेपर्स बन के गायब हो गया, हम मर गए। तो हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वाटर की, यानी कि इसको वेपर्स बनने में ज्यादा हीट चाहिए। इससे क्या होता है? आपके सेल के टेम्परेचर अगर बढ़ भी जाए, आपको बुखार हो जाए, आपके सेल का टेम्परेचर बढ़ जाए, आपका पानी वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। ये बेफिक्र रहें कि आपका पानी पानी ही रहेगा, वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। हाँ, अगर आप तंदूर के अंदर अपने आप को गिरा दो,
अब आपके तंदूर के अंदर आपने गिरा दिया, तो अब तो आपने बहुत ज्यादा ही टेम्परेचर दे दिया, 200 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब, तो फिर आपके सेल का जो पानी है वो वेपर्स बनकर हो जाएगा। आगे आते हैं एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स। अगर इनमें इन ऊपर वालों में कोई सवाल है तो पूछ लिएगा, माइक आप लोगों के ऑन है, अगर माइक से पे ना हो तो आप मुझसे वैसे पूछ लिएगा चैट पर, ठीक है। ये 3 पर मैं अगर इस पे बेस्ट सॉल्वेंट या स्पेसिफिक हीट या हीट ऑफ वेपराइजेशन पे सवाल हो तो चैट पे लिख दिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल होता है ये। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जो एक ही वक्त में एसिड भी होता है और बेस भी होता है। अब केमिस्ट्री 9th क्लास में केमिस्ट्री आपने पढ़ी है, एसिड आप ये मैं मिटा देता हूँ, एसिड आप ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हो जिसको अगर आप तोड़ो आपको ये मिलता है H पॉजिटिव, उनको आप कहते हो एसिड, A, C, I और T। जैसे कि HCl वगैरह, अगर आप HCl को तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, है ना। अगर आप HCl को तोड़ो आपको क्या मिलेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिल रहा है ना, H पॉजिटिव, इसलिए आप HCl को एसिड कहते हो। H2SO4 तोड़ो, दो चीजें मिलती हैं, H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव, H पॉजिटिव मिल रहा है लिहाजा वो एसिड है। इसी तरह अगर हम किसी कंपाउंड को तोड़े और उसमें से हमें ये मिल जाए OH नेगेटिव, तो वो बेस कहलाता है, वो कहलाता है बेस, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक कंपाउंड होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप इसको तोड़ोगे आपको मिलेगा एक ये सोडियम और एक ये मिलेगा OH नेगेटिव, मिल रहा है ना OH नेगेटिव, लिहाजा इसको आप क्या कहोगे, ये बेस है। इसी तरह अगर आप HCl की बात करें, HCl को तोड़ें तो आपको दो चीजें मिलेंगी, एक ये H पॉजिटिव और एक ये Cl नेगेटिव, आपको मिल रहा है H पॉजिटिव, लिहाजा ये क्या हो गया, एक एसिड हो गया। तो ये केमिस्ट्री की टर्म्स है। अगेन एसिड ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जो तोड़ने पर आपको H पॉजिटिव दे, बेस आप ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हो जो आपको तोड़ने पर OH नेगेटिव दे। पानी एसिड भी है बेस भी है, कैसे जी, हाउ। पानी का फॉर्मूला होता है H2O। अगर आप पानी को तोड़ देते हो आपको दो चीजें मिलती हैं, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है ना। देखिए काउंटिंग कर लें, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, यही बात आ रही है। तो जब मैं पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ूंगा मुझे दो चीजें मिलती हैं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। चूंकि H पॉजिटिव मिल रहा है लिहाजा पानी एसिड हो गया, OH नेगेटिव मिल रहा है लिहाजा पानी बेस हो गया। दोनों है ऐसे मॉलिक्यूल को जो एसिड भी होता है बेस भी होता है, उनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक। वाटर एम्फोटेरिक हो गया, वाटर टूटने पर आपको एसिड की तरह H पॉजिटिव भी दे रहा है, बेस की तरह OH नेगेटिव भी दे रहा है, तो वाटर क्या हो गया, एम्फोटेरिक हो गया। अब इसका फायदा क्या है, अगर वाटर मॉलिक्यूल एम्फोटेरिक है तो इससे मुझे क्या फायदा, मुझे फायदा ये है कि मेरे सेल के अंदर अगर मैं कुछ खाता हूँ पीता हूँ, किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से मेरे सेल के अंदर माहौल हो जाता है एसिडिक, वाटर बेस बनेगा और एसिडिक माहौल को न्यूट्रलाइज कर देगा। मेरे सेल के अंदर अगर मिसाल के तौर पे मेरे सेल के अंदर जो है एसिडिक माहौल हो गया, तो वाटर तो एसिड भी है बेस भी है। अच्छा केमिस्ट्री में आपने 9 में पढ़ा है, एसिड बेस से न्यूट्रलाइज हो जाता है, एसिड बेस अगर आप इन दोनों को मिला दो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, दोनों का असर खत्म हो जाता है। तो अब अगर मेरे सेल के अंदर एसिडिक माहौल बन गया, तेजाबियत वाला माहौल बन गया, तो वाटर क्या करेगा, वाटर अपने आप को बेस, ये वाटर में से ये निकलेगा OH नेगेटिव और एसिडिक माहौल को न्यूट्रलाइज कर देगा, एसिडिक माहौल खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पे मेरे सेल के अंदर माहौल बन गया बेसिक, बेस वाला माहौल बन गया, तो फिर वाटर क्या है, वाटर एक्ट एज एन एसिड, वाटर अब एसिड के तौर पे काम करेगा और इस बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इस तरीके से वाटर की वजह से मेरे जिस्म के अंदर ना एसिडिक माहौल बन पा रहा है ना बेसिक माहौल बन पा रहा है, मेंटेन हुआ हुआ है माहौल मेरे जिस्म के अंदर। अगर वाटर ना हो ना, मिसाल के तौर पे NaOH होता, NaOH होता विच इज अ बेस, अगर मेरे जिस्म में वाटर की जगह ये होता तो क्या होता जी, अगर मेरे जिस्म के अंदर एसिडिक माहौल बनता तो ये बेस है उसको तो न्यूट्रलाइज कर देता, लेकिन अगर मेरे जिस्म में बेसिक माहौल बनता तो बेस बेस से थोड़ी न्यूट्रलाइज होता है, मेरी बॉडी के अंदर बेसिक माहौल हो जाता और मैं अजीब सा हो जाता, मर जाता। नॉर्मल होना चाहिए आपका इंटरनल एनवायरनमेंट। तो ऐसे मॉलिक्यूल को जो एक ही वक्त में एसिड भी होता है बेस भी होता है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं एम्फोटेरिक। वाटर इज एन एम्फोटेरिक बिकॉज इफ वी ब्रेक वी विल गेट H पॉजिटिव लाइक एसिड एंड OH नेगेटिव लाइक बेस। अगर आप वाटर को तोड़ते हो आपको एसिड और बेस के दोनों एटम्स दोनों चीजें मिल रही है। फायदा क्या है, ये वाटर आपके सेल के
जो पीएच होता है उसको मेंटेन रखता है, आपके सेल के पीएच को मेंटेन रखता है, एसिडिक नहीं होने देता, बेसिक नहीं होने देता। अगर एसिडिक हो रहा होता है वाटर उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, अगर बेसिक हो रहा होता है वाटर उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम एम्फोटेरिक कहते हैं। और इस प्रॉपर्टी को ना कि जी पीएच को मेंटेन रख रहा है, एसिडिक नहीं होने दे रहा, बेसिक नहीं होने दे रहा, जो पीएच है उसको मेंटेन कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को आप कहते हो बफर। तो वाटर एक एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से ये क्या काम कर रहा है, बफर का काम कर रहा है। ये हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में पीएच को मेंटेन रख रहा है। आखिरी बात, कोएसिव फोर्स इन वाटर मॉलिक्यूल। मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाई थी, अब तो पता नहीं कहाँ गई डायग्राम, दिखा देता हूँ मैं, बहुत पीछे हो जाएगा। लेट मी सी, नहीं है वो आपको अपने यहाँ पे डायग्राम देखी थी ना अपने वाटर मॉलिक्यूल की, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ करके ना, नहीं है मैं नहीं दिखा पाऊंगा, मैं तो अंडू भी नहीं कर सकता। हमने वाटर मॉलिक्यूल देखा था कि जी बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, और उससे क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल की चेन बन जाती है, जैसे तस्वीर के दाने होते हैं ऐसे चेन बनी हुई होती है वाटर मॉलिक्यूल। ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, कहाँ है, ये रहा, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ये तीसरा वाटर मॉलिक्यूल है। ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए अपने आप को जोड़ लेते हैं, ऐसे जोड़ लेते हैं। इससे क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल की कंटिन्यूअस चेन बन जाती है, टूटती भी नहीं होती है। इससे फायदा ये होता है, इसको हम कहते हैं कोएसिव फोर्स। ये जो आपके दो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको आप कहोगे कोएसिव फोर्स है। तो इस कोएसिव फोर्स की वजह से वाटर मॉलिक्यूल चेन बना लेते हैं, और चेन से क्या होता है, चेन टूटी भी नहीं होती है, चेन कंटिन्यूअस होती है, तो चीजें आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। जैसे सीधी सी बात है, आपका पुल अगर जुड़ा हुआ होगा तभी तो आप एक हिस्से से दूसरे हिस्से जाओगे। अगर आपका पुल बीच में से ब्रेक है, अगर आपकी चेन ऐसी होती वाटर मॉलिक्यूल के बीच में से ब्रेक होती, यहाँ से ब्रेक हुई भी होती, सपोज कर लें ये यहाँ से ब्रेक हुई भी देखें, तो अब यहाँ से हम चीज कैसे लेके जाते हैं, वाटर पानी के साथ जो डिजोल्व मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से यहाँ तक तो आ रहे हैं, यहाँ तो रास्ता बंद हो गया, पुल टूटा हुआ है। तो कोएसिव फोर्स होती है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको हम कहते हैं कोएसिव, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल एक चेन, कंटिन्यूअस चेन की फॉर्म में होता है, पूरी कंटिन्यूअस चेन की फॉर्म में होता है, जिससे फायदा क्या होता है, वाटर आराम से फ्लो कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह आराम से बह सकता है, एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकता है, और इसके आने जाने की वजह से चीजें एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है इजीली। तो ये हमारे पास पानी के कुछ फायदे मैंने आपको बताए। तो दैट इज वाई इतने सारे आप देख लें बेनिफिट है पानी के, तो तभी तो अल्लाह ने आपको 70 से 90% पानी दिया सेल के अंदर। तो हमारे पास वाटर क्या हो गया, ये सारा वाटर हमने पढ़ लिया। वाटर इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो 70 से 90% हमारे प्रोटोप्लाज्म में मौजूद है। तमाम सेल्स के अंदर जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हो रही होती है वो वाटर की मौजूदगी में ही हो सकती है। अगर वाटर को हम खत्म कर दें, हटा दें, तो ये तमाम एक्टिविटीज हमारी सेल करना बंद कर देगा, हमारा सेल मर जाएगा। वाटर के फायदे क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। सबसे पहली बात, इट इज द बेस्ट सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर पोलर होता है, लिहाजा ये अपने अंदर आयोनिक, पोलर और बहुत सारे नॉन पोलर सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर सकता है, जिसकी वजह से वाटर एक बेस्ट सॉल्वेंट हो जाता है और आपके जिस्म के अंदर बेतहाशा चीजें इजीली पानी में डिसॉल्व हो जाती है, और आपका पानी जो है चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाता है। वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, ये स्पेसिफिक हीट यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है तो कितनी हीट चाहिए, इसको आप स्पेसिफिक हीट कहते हो। वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, यानी कि पानी को ज्यादा हीट देनी पड़ेगी तो जाके इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। इससे फायदा ये होता है कि हमारे माहौल में, सेल के इर्द गिर्द के माहौल में अगर टेम्परेचर बढ़ भी रहा होता है, पानी गर्म नहीं होता, क्योंकि पानी को तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म होने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इतनी तो नहीं मिल रही इसको। तो अगर हमारे सेल का एनवायरनमेंट जरा सा भी गर्म होता है, पानी पे इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि पानी को ज्यादा हीट चाहिए, इसकी हाई है स्पेसिफिक हीट। तीसरा, इसकी वेपोराइजेशन की हीट ज्यादा है, इसको वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, हीट ज्यादा चाहिए। तो अगर हमारे सेल के माहौल में अगर गर्मी हो जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है सेल में, तो भी वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि वेपर में कन्वर्ट होने के लिए इसको ज्यादा हीट चाहिए, हाई है इसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो अगर आप हमारे सेल के इर्द गिर्द का माहौल ज्यादा गर्म भी हो जाएगा तो भी वाटर वेपर्स बन के गायब नहीं होगा। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि ये एक ही वक्त में एसिड भी है, बेस भी है। इससे क्या होता है, ये बफर का काम अंजाम देता है, यानी कि हमारे सेल के अंदर, हमारे सेल का जो एनवायरनमेंट होता है उसको एसिडिक और बेसिक दोनों नहीं होने देता, उसका पीएच लेवल मेंटेन रखता है। ठीक है। और आखिरी क्या है, वाटर मॉलिक्यूल में कोएसिव फोर्स होती है। वाटर मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके कंटिन्यूअस लंबी लंबी चेन्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से वाटर जो है वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो जाता है।
अब वाटर मॉलिक्यूल हमने पढ़ लिया जी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पहला हमारा फिनिश हो गया वाटर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, कॉन्जुगेटेड। अब इसमें मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ मिनरल और विटामिन हम नहीं पढ़ेंगे, इनको हटा दें। तो अब ये तो बाकी आपके पास बच गए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स और न्यूक्लिक एसिड, दे ऑल आर ऑर्गेनिक। ये तमाम ऑर्गेनिक है। और ऑर्गेनिक के अंदर मेन एलिमेंट कौन सा होता है? कार्बन। तो सबसे पहले हमने कार्बन समझना होगा। कार्बन समझेंगे तो ही हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ में आएंगे, और ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ में आएंगे तो ही हम जाके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड जैसे मॉलिक्यूल्स को समझ पाएंगे। तो हमने इसकी नहीं स्टडी करनी, इसकी स्टडी नहीं करनी। वाटर हमने पढ़ लिया। अब ये जो 4-5 आपके पास हैं, दे ऑल आर ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझने के लिए हमें कार्बन समझना पड़ेगा। अगेन फिर वही बात, केमिस्ट्री केमिस्ट्री। अच्छा, अब हमारे पास 1 मिनट रह गया, लिहाजा कार्बन तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते। इंशाल्लाह कार्बन हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अब आप लोगों को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। 14 तो मैं हूँ ना।